हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरिश्चंद्र यादव रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कैनेजारो और एल्डोल कंडेंसेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसा कि पिछली क्लास में आप लोगों ने ये जरूर देखा था कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, और इसके बाद कैनेजारो और क्रॉस कैनेजारो, मतलब हर एक का क्रॉस, चाहे एल्डोल हो चाहे कैनेजारो हो, दोनों का क्रॉस हम लोगों ने देखा, दोनों का एग्जाम्पल भी देखा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसको एक शॉर्ट फॉर्म में ऐसा कुछ दिया जाए जिसमें एल्डोल और कैनेजारो दोनों साथ साथ हों और दोनों के बीच में हम डिफरेंट को जान सकें। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बस आप वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस केवल इतना एक ही काम आपको करना है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वैसे भी पिछली क्लास में आपने जितना भी देखा वो सब बहुत अच्छे से आपने समझा और हमने समझाने का प्रयास किया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि थोड़ी बहुत जो कमियां रह गई हों समझने में, वो इस वीडियो के जरिए वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, उसमें कुछ भी ना बचे। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक नया क्लास। इस नए क्लास में आप जानते हैं, आपको पढ़ना है, आपको समझना है कैनेजारो और एल्डोल के बीच में क्या डिफरेंस है। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि हम पहले कैनेजारो और एल्डोल के बीच में लाइन खींच दें ताकि आपको मालूम चले। यहाँ पर लिख दे डिफरेंस बिटवीन एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनेजारो। इन दोनों के बीच में हमें अंतर देखना है। तो एक साइड में हम कर देते हैं यहाँ पर एल्डोल और दूसरी साइड में कर देते हैं कैनेजारो। रिएक्शन, और ये एल्डोल रिएक्शन हो जाएगा, ये एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। दोनों बात एक ही है। तो चलिए देखते हैं एल्डोल क्या होता है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात दोनों के लिए ये जानना जरूरी है कि चाहे एल्डोल हो चाहे कैनेजारो हो, ये किसकी उपस्थिति में होता है। तो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा अंतर भी है, क्योंकि शुरुआत भी यहीं से होता है। यदि आप इसे जान जाएंगे तो दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंट है वो है अल्फा हाइड्रोजन का। इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। चाहे जो एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे, कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन हो, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, उसमें अल्फा हाइड्रोजन का पाया जाना अनिवार्य होता है। और इसमें कैनेजारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है। मतलब ये बिल्कुल एक साधारण सा अंतर है, और इसे मेन अंतर भी कह सकते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना अनिवार्य होता है। ये नेसेसरी होने की बात करता है, और यहाँ बिल्कुल जरूरी है ही नहीं कि अल्फा हाइड्रोजन हो। यदि अल्फा हाइड्रोजन होगा तो कैनेजारो ना हो करके वह एल्डोल कंडेंसेशन होगा। जैसे देखेंगे वो कौन कौन सा ऐसा कंपाउंड है, चाहे एल्डिहाइड का चाहे कीटोन का, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है। जैसे एक सामान्य से अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ देख रहे हैं CH3CHO, यहाँ पर देख रहे हैं ये है इसका अल्फा। CHO के बाद का जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन पर पाया जा रहा है अल्फा हाइड्रोजन। या फिर हो गया CH3 और ये CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी अल्फा है, यहाँ पर भी अल्फा है। कीटोन होते हुए इस पर देख रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन पाया जा रहा है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर HCHO की बात कर लें, फॉर्मेल्डिहाइड। आप बात कर सकते हैं बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड पर भी कहीं पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन तो था, लेकिन ये हाइड्रोजन इस CHO के कारण विस्थापित हो गया है, यानी अब यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं पाया गया। अल्फा कार्बन के होते हुए भी यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया गया, और इस HCHO में तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि अल्फा हाइड्रोजन
यहाँ पर कैनजारो अपक्रिया के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना अनिवार्य होता है। ये तो एक अंतर हो गया जो महत्वपूर्ण अंतर था। अब हम बात करें दूसरे अंतर की। दूसरे अंतर की बात यह है कि एल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए डाइल्यूटेड NaOH होना चाहिए, KOH होना चाहिए, कुछ भी हो, डाइल्यूटेड बेस होना चाहिए। तनु क्षार की उपस्थिति में क्रिया होती है और यहाँ पर डाइल्यूटेड ना हो करके यहाँ पर कंसंट्रेटेड फॉर्म में चाहे NaOH लगा दें और चाहे KOH। देखिए अब क्रिया में NaOH या KOH तो होगा ही दोनों में, लेकिन इस वाले में देखा जाए यानी एल्डोल कंडेंसेशन में यहाँ पर डाइल्यूटेड होगा और कैनजारो में यही चीज़ होकर के कंसंट्रेटेड होगा। और ध्यान देंगे एक तो ये अनिवार्य है ही, कोई भी बेस हो इन दोनों में, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ साथ दूसरा जो इसी में स्टेप होगा, इस अपक्रिया को टेम्परेचर भी देना पड़ता है। ये बेस रखने के साथ साथ अपक्रिया में हम टेम्परेचर भी देंगे, यानी इसी में दो काम आपको करना। एक बार सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ क्रिया करना है और H2O के रिलीजन के लिए, और इसमें H2O रिलीज नहीं होगा तो अपक्रिया को कंप्लीट करने के लिए इसे टेम्परेचर भी देना होगा। यानी कि यहाँ पर डाइल्यूटेड NaOH हो चाहे कंसंट्रेटेड NaOH हो, कैनजारो के लिए दोनों में हमें हीट करना पड़ेगा। तो दूसरी बात हो गई, दोनों ही ये इम्पॉर्टेंट टर्म के अंतर्गत आएंगे। पहला अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति, दूसरा है डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड की। तो दो बातें हो गई ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं और आगे। अब अगर बात करें इसमें कंपाउंड कौन सा बनता है, यानी प्रोडक्ट जो बनेगा प्रोडक्ट वो कैसा होगा। यहाँ देखिए बिल्कुल समझ लीजिए, यहाँ पर दो प्रकार के कंपाउंड बनेंगे। पहला होगा शुरुआत जैसे होगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के OH के साथ हम क्रिया कराएंगे तो पहले ये बनेगा एल्डोल, और दूसरा इसी में दूसरा भाग जब एल्डोल से हम H2O बाहर कर देंगे, H2O को बाहर कर देंगे, तब यहाँ पर बनने वाला अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड, और यदि कीटोन है तो कीटोन बनेगा। बात समझिएगा, एल्डोल कब बनेगा, इसे आप कीटोल भी कह सकते हैं। यदि दो कीटोन, अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर समझाएंगे, थोड़ा सा यहाँ तक करें ताकि जगह इसकी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एल्डोल में देखिए पहले लिखा गया एल्ड और लिखा गया आल, यानी कि एल्डिहाइड समूह भी हो और आल भी हो, मतलब कुछ ऐसा हो कि CHO भी लगा हो और उसके साथ साथ जैसे ये दिया जाए यहाँ पर CH और यहाँ पर OH भी दे दिया जाए। देख रहे हैं CHO भी लगा है और OH भी लगा है, इसी को बोलते हैं एल्डोल। ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, तो है तो एल्डिहाइड और आल दोनों है, इसीलिए इसका नाम एल्डोल हो गया। और यदि कोई कीटोन इसमें शामिल होता है, ऐसा कोई कंपाउंड लेते हैं अपक्रिया के लिए जो कि कीटोन होता है और उसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो वो कीटोल बनाएगा। जैसे यहाँ पर एल्ड था वैसे वहाँ पर कीटो हो जाएगा, कीटो के साथ लगा देंगे आल, हो जाएगा कीटोल। और ये अल्फा और पानी का अणु बाहर निकल करके ये अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड अथवा कीटोन देगा। यदि एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड और कीटोन होगा तो कीटोन देगा। चलिए फिर आगे यहाँ देखेंगे, अगर हम इसमें कैनजारो अपक्रिया में भी दो प्रोडक्ट बनता है। एक होता क्या, एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट। अब यदि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं तो यहाँ से सोडियम साल्ट बनेगा, और यदि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं तो यहाँ पर पोटेशियम साल्ट बनेगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर HCHO, चूँकि देखिए HCHO ये विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है, और दूसरा वाला भी HCHO ले लिया जाए, ये भी विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये जब आगे ले जाएंगे कंपाउंड बनाने के लिए, एक बनेगा CH3OH प्लस एक बनेगा CH3COO Na।
Na इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ पर आपने सोडियम लिया है। अगर सोडियम लिया है तो सोडियम का एसीटेट बनेगा, और पोटेशियम लिया है तो पोटेशियम का एसीटेट बनेगा। तो कहने का अर्थ हो गया इसमें एक एल्कोहल बनेगा, एक दूसरा भाग जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनेगा। कैसे, एक बात जानिए कि इस कैन्जारो अपक्रिया में एक पार्ट का, एक यूनिट का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरी यूनिट का रिडक्शन होता है। और आपको ये भी पता है ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का योग होता है, और जब ऑक्सीजन का योग होगा तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा। अगर सोडियम नहीं है तो मतलब एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। इसमें जब इसी में अगर देख लिया जाए, इसमें यदि एक ऑक्सीजन बढ़ेगा, इसी का ऑक्सीजन करा रहे हैं, ऑक्सीजन अगर एक इसका बढ़ेगा तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, HCOOH हो जाएगा। और H जो है वो सोडियम के द्वारा विस्थापित होगा क्योंकि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो सोडियम फॉर्मेट, और दूसरे का रिडक्शन होगा। रिडक्शन में हाइड्रोजन का ऐड होता है, और जब उसमें हाइड्रोजन ऐड करेगा तो जाकर के एल्कोहल बना देगा। तो 2 कंपाउंड इसमें भी बनेंगे, एक एल्कोहल बनेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई साल्ट बनेगा, चाहे सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो। इसमें भी 2 कंपाउंड बनेंगे, लेकिन फाइनल कंपाउंड जो होगा वो अनसैचुरेटेड होगा। वो अल्फा और बीटा दोनों होंगे। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड अथवा कीटोन होगा, लेकिन शुरुआती पद में ये केवल एल्डोल बनते हैं। तो बस इतना ही इसके बीच में प्रमुख अंतर है। इन्हीं अंतरों को लेकर के हम काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब आसानी से सॉल्व होगा। अब हम चाहते हैं कि इसको एक इजी वे में, एक ट्रिकी वे में कैसे समझें कि कहाँ एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है और कहाँ पर कैन्जारो हो रहा है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है, बहुत क्लियर नहीं लिखा गया है, लेकिन ये है कि ये आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। बस थोड़ा थोड़ा सा आप इसको एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जितनी बातें भी लिखी गई हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी वे में बताया है। इससे आप करिए, फिर अभी एक बार रिएक्शन के हिसाब से बता देते हैं और आसान हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं किसी एल्डोल का एक एग्जाम्पल। वैसे एग्जाम्पल आपने खूब किया है, कैन्जारो का भी किया, लेकिन हम चाहते हैं कि आज एल्डोल और कैन्जारो को बिल्कुल लास्ट करने वाले हैं। एक बार पुनः उस क्लास को इस वीडियो में जरूर डाल दिया जाए। चलिए देखते हैं, एक अपक्रिया हम एल्डोल की लेते हैं और एक कैन्जारो की। दोनों को एक इजी और ट्रिकी वे से बता देते ताकि आप कभी ना भूलें। चलिए पहले एल्डोल के लिए ही देख लेते हैं। एल्डोल के लिए कैसे होगा, जैसे एल्डोल के लिए जरूरी है कि अल्फा हाइड्रोजन हो। अब हम मान लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन CH3CHO, चाहे आप इसको ऐसे लिखिए या ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3H डबल बॉन्ड हो। अब इसी का आप 2 यूनिट ले लीजिए, इसी एल्डिहाइड का 2 यूनिट, एक यूनिट ये हो गया और एक यूनिट ये भी हो गया कि H, जैसे आपको ट्रिकी वे बताया था हमने वैसे H और CH हो गया, ये CH3 हो गया, उसके बाद है ये CHO। ध्यान दीजिएगा, फाइनल प्रोडक्ट ही बना लेंगे इसका। यहाँ पर देख रहे हैं ये जल का मॉलिक्यूल यहाँ से गायब हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है वही रिएक्टिव होगा और फाइनल प्रोडक्ट जा करके क्या बनेगा, ये CH3C डबल बॉन्ड CH और CHO। फाइनल प्रोडक्ट जा करके यही बना हुआ है, क्योंकि अभी हमने दोनों एल्डिहाइड लिया है। अगर हम दोनों कीटोन लेते, जैसे कीटोन के लिए CH3 और यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O, फिर प्लस करते यहाँ पर भी होता ये CH3, यहाँ पर भी होता CH3, यहाँ पर हम एक H करके इन दोनों Hओ को ऐसे कर देते हैं इस प्रकार से, और C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर देख रहे कीटोन बनाएगा, ये H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, डायरेक्ट बना देते हैं। H2O का जैसे मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ पर देख रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया C, इसके साथ डबल बॉन्ड CH जुड़ेगा, इसके साथ ये डबल बॉन्ड आपका ये CH जुड़ेगा।
और इसी CH के साथ लगा हुआ C डबल बॉन्ड O और इसी C के साथ लगा हुआ ये CH3। देखिए ये फाइनल कंपाउंड बना, मतलब ये अल्फा हो गया और ये हो गया बीटा, यहाँ पर भी ये अल्फा हो गया, ये हो गया बीटा। अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड ये हो गया, अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन ये हो गया। दोनों बातें क्लियर हो गई और ये सब अल्फा हाइड्रोजन युक्त था, इसीलिए हमने इसको एल्डोल कहा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, यदि आप इसमें एल्डोल बनाना चाहते हैं, इसमें कीटोल बनाना चाहते हैं, तो एक पद इसमें मिस हुआ है। मतलब ना तो अभी हमने एल्डोल बनाया ना तो कीटोल बनाया। आप चाहें तो एक रिएक्शन इसके बीच में रख सकते हैं और बीच में रखने के बाद यहाँ पर फाइनल, मतलब ये जो हुआ है ये अंतिम वाला हुआ है, यानी हीट करने के पश्चात हुआ है। यहाँ भी ये हीट करने के पश्चात हुआ है। इसका मतलब अभी जो आपने हाइड्रोक्साइड्स के साथ क्रिया कराया उसको हम बीच में ही छोड़ दिए हैं। उसको अगर बीच में छोड़े तो एक रास्ता बहुत आसान सा, एकदम इजी कैसे करना है, आप केवल करिए क्या, सभी कार्बनों को गिन लीजिए। कितने कार्बन है, 1 2 3 4। सबसे पहले इस बीच वाले रिएक्शन को लाने के लिए आप 4 कार्बन लिखिए, 1 2 3 और 4। एक जो अंतिम कार्बन जिसको आप मानते हैं उसको CHO दे दीजिए। क्लियर हो गया, आपने उसको CHO दे दिया और ये होगा क्या, बीटा हाइड्रोक्सी, अल्फा ये है, बीटा ये है, बीटा पर क्या लगा देंगे, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यहाँ पर आप CH3 कर सकते हैं, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2, बस हो गया। ये बीच का कंपाउंड है। देखिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया। अब अगर OH निकलेगा तो यहाँ से, OH निकलेगा तो यहाँ से, और जब यहाँ निकाल देंगे तो डबल बॉन्ड आपको यहाँ जा करके मिल जाएगा, तो बीच वाला कंपाउंड हो गया। बस सेम उसी तरह से यहाँ पर भी अगर दूसरा कंपाउंड लाना चाहते हैं तो 1 2 3 और 3 ये 6 हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। अब 6 पर आपको पता है कि हर जगह पर 2 नंबर पर ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये भी जान रहे हैं कि अब कहीं से भी, चलिए हम इसी को 2 नंबर मान लेते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं। उसके बाद बीटा ये अल्फा ही तक सीमित है, यहाँ पर ये अल्फा, यहाँ ये बीटा, बीटा यहाँ पर OH लगा दीजिए, यहाँ पर CH3 कर दीजिए, यहाँ पर CH2 कर दीजिए, यहाँ पर H कर दीजिए, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। देख रहे हैं। अब अगर OH आप यहाँ से निकालेंगे तो OH का निकटवर्ती अल्फा ये है, निकटवर्ती अल्फा ये है। यदि यहाँ से निकाल देते हैं, यदि यहाँ से निकाल देते हैं हाइड्रोजन, तो ये बेस्ट कॉन्जुगेशन में हो जाएगा। और जब बेस्ट कॉन्जुगेशन में होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर कहीं आएगा, हाइड्रोजन जब यहाँ निकाल देंगे डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो ये डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और होता भी है, जब डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड आता है और सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड आता है तो एक अच्छा रेजोनेंस हो जाता है, और एक अच्छे रेजोनेंस में उसकी स्टेबिलिटी भी अच्छे से आ जाती है। बस इतना ही करना है, ये सारी बातें क्लियर हो गई। आपको पता चल गया एल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना अनिवार्य होता है, और वही अल्फा हाइड्रोजन युक्त जब 2 यूनिट एक साथ क्रिया करेंगे ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड टेम्परेट इट, ऐसा करेंगे तब जा करके ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड अगेन में जब आप उसको हीट करेंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड अथवा कीटोन देता है। ये बात क्लियर हो गई। ये सारी घटनाएं होती हैं एल्डोल के अंदर। इसे एल्डोल क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें एल्ड भी मिलता है और आल भी मिलता है, इसीलिए इसको हम एल्डोल कहते हैं। कीटोल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ कीटो भी मिला है और आल भी मिला है, इसको आप कीटोल भी कह सकते हैं। दोनों में अल्फा और बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड पाए गए हैं, चाहे एल्डोल का था चाहे कीटोल का था, दोनों में अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड पाए गए, इसीलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड अथवा कीटोन इसका नाम देते हैं। चलिए, ये तो रही बात किसकी, एल्डोल की। अब इसी प्रकार से आगे चलें, जिसमें हमने बताया कि कैनेजारों में क्या होता है। कैनेजारों में CNZ लिख देते हैं, आप जानिएगा इसे कैनेजारो कहते हैं। कैनेजारों में होता ये है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन की कोई अनिवार्यता होती ही नहीं। यदि अल्फा हाइड्रोजन पाएंगे तो तुरंत हट जाइए, वहाँ कैनेजारो होगा नहीं। ऐसा करने के लिए देखिए, जैसे दिया जाए HCHO प्लस HCHO, दोनों दे दिया गया, दोनों ही ये फॉर्मेल्डिहाइड है। यहाँ पर आप सांद्र NaOH या KOH ले लीजिए, पहला, और दूसरा क्या करेंगे, हीट। तो आपको पता है ये कैनेजारो रिएक्शन जो होता है एक प्रकार का ऐसा रिएक्शन है जिसमें दोनों यूनिट
जो अलग अलग होते हैं, एक पर ऑक्सीडेशन और दूसरे पर रिडक्शन होता है। आपको बिल्कुल इजी वे में अगर समझना हो तो ऐसे कर लीजिए, HCHO है, यदि इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये HCOOH देगा, और इसी का अगर आप रिडक्शन कराएंगे यानी हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो CH3OH देगा। कैसे? क्योंकि 2H तो है ही, एक H और ऐड होगा तो CH3 हो जाएगा, और CH3 के साथ एक OH जोड़ देंगे, CH3OH हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, मेथेनॉल। यानी कि ये कहिए कि जब हाइड्रोजन का योग होगा तो प्रक्रिया अपचयन की होगी, और जब ऑक्सीजन का योग होगा तो प्रक्रिया ऑक्सीकरण की होगी। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमने दिखा दिया आपको H। अब H के स्थान पर आप लगाएंगे सोडियम, क्योंकि आप यहाँ पर कंसंट्रेट फॉर्म में सोडियम लिया है, और यहाँ पर देख रहे हैं OH है अपना, OH जा करके उधर मतलब अल्कोहल बना लेता है, तो यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट बनेगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट जा करके बनेगा। अब बात क्लियर हो गई। अब आप ऐसे कह सकते हैं इसमें साल्ट प्लस अल्कोहल बनता है। आसान लगा कि नहीं लगा कमेंट करिएगा कि इसमें साल्ट और अल्कोहल बनता है किसमें? कैनिजारों में, जबकि एल्डोल में एल्डोल बनता है जिसको बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन अथवा एल्डिहाइड कहते हैं, और दूसरा जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है, स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, उसका नाम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड अथवा कीटोन बनता है। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आज की क्लास बस यहीं पर क्लोज किया जाता है, क्योंकि एल्डोल और यानी कैनिजारो ये दोनों को हमने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया, और हम आशा ही नहीं पूरा विश्वास करते हैं आपको एल्डोल और कैनिजारो में अब कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप देखते रहिए, खूब स्वस्थ व्यस्त मस्त रहिए, अच्छे से इसको देख करके अपनी कॉपी में अपने नोटबुक में इसको नोट करते रहिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।